स्वागत है आपका साथियों हमारे इस चैनल जिसका नाम है द स्टडी अड्डा, जिसमें हम अभी क्लासेस चल रही हैं आपकी सीटेट की। इसी सीरीज में जो है आज है हमारी क्लास जो है ईवीएस की, जिसमें क्लास नंबर 4 है। इससे पहले भी सीटेट से संबंधित क्लासेस जो है चैनल पर दिख जाएंगे, आपको चेक कर लीजिए और क्लास कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि पेपर बहुत पास में है। तो आइए शुरू करते हैं हम ईवीएस की क्लास 4। तो इसमें जो है हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, न्यू दिल्ली से हावड़ा जो राजधानी एक्सप्रेस है वो डिपार्ट होती है न्यू दिल्ली स्टेशन से किस डेट में? 25 नवंबर 2020। इसमें जो है हमें स्पीड जो है दी हुई है और इसमें हमें निकालना है कितने किलोमीटर वो ट्रेन चली होगी। तो टाइम के अकॉर्डिंग निकालना है हमें। ये ट्रेन जो है 25 नवंबर 2022 को 16:50, ये 24 घंटे के अनुसार दिया है। 16:50 यानी 4:50 ये शाम के, तो 16:50 पर जो है ये चलती है। तो अगले दिन 26 नवंबर 2022 को ये 12:05 पर यानी ये दोपहर के 12 बजे पहुंच रही है। तो 16 फिर आप अगर इसे जो है हम कन्वर्ट करें 17 बजे तक कितने मिनट हो जाएंगे यहाँ पर? ये 10 मिनट हो जाएंगे यहाँ पर। 10 मिनट तो ये वाले ऐड हो गए। अब घंटे से करें तो 17 से 18 से 19 पे पहुंच जाएंगे। ऐसे 20, 21, 22, 23, 24 के बाद फिर 00 यानी शुरू हो जाता है 12 बजे। फिर 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से आप जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। देखिए ये जो है हम बिल्कुल ही एकदम बच्चों वाली जो है टेक्निक कर रहे हैं, जिसमें जो है हम नंबर्स काउंट कर रहे हैं। इसे हम शॉर्ट में भी कर सकते थे कि 17 से जो है आप डायरेक्ट जो है 24 तक चले जाएंगे। तो 17 से 24 कितने हो गए घंटे? 17 से 24 घंटे हो जाते हैं 7। 24 तक पहुंच गए। फिर उसके बाद डायरेक्ट आप 12 घंटे जो है ये इंक्लूड कर लेते हैं आप। 12 घंटे इसमें इंक्लूड करेंगे तो टोटल कितने हो गए हमारे? 19 घंटे। 19 घंटे तो डायरेक्ट हो गए, पर साथ में हमारी 10 मिनट ये और 5 मिनट इधर थी, तो ये हमारी 17 आवर्स हो गए और साथ में हमारी 15 मिनट हो गई। तो हमारे जो टाइम निकल गया है 17 आवर्स 15 मिनट। आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन ज्यादा होती है, वरना आप डायरेक्ट कर सकते थे कि इसे जो है नियरेस्ट जो है आवर्स में लेके जाएं 17 आवर्स और डायरेक्ट आवर्स को ऐड कर दें कि जहां तक भी जाना है आपको। तो अब जो है हमारे पास जो निकल गया है 19 आवर्स और 15 मिनट्स। तो हमारे पास ये टाइम आ गया। अब वो पूछ रहा है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन जो है स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर तो हमारी ट्रेन चली है 19 घंटे। तो अगर हम 19 को जो है 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है 19 आवर्स में कितनी ट्रेन चली होगी वो आ जाएगा। तो कितनी होगी? 0 को 0 से और 8 9 72, 8 1 8 और 7 15। तो 15 20 आ गया आपका। 15 20 19 आवर्स में है, पर आपको 15 मिनट और ऐड करने हैं। अगर एक ट्रेन जो है 1 आवर में 80 किलोमीटर चलती है तो 15 मिनट में कितनी चलेगी? 1/4 हो जाएगा उसका। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 20। तो हमारी जो ट्रेन चलेगी इसमें 20 ऐड और कर दें तो हमारी ट्रेन चलेगी 1540 किलोमीटर। तो ये जो है हमारा राइट आंसर होगा। इसे शॉर्ट में करेंगे इजीली आप, तो डायरेक्ट आप जो है घंटे से घंटे पे जाएंगे। तो हमारे जो है 17 से डायरेक्ट आप जो है 12 जो 12 बजेंगे दिन के उस पर जाएंगे तो आपको 19 घंटे आ जाएंगे और मिनट ऐड कर लेंगे प्लस 15 मिनट ऐड हो जाएंगे और उससे डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो ट्रेन की स्पीड दी हुई है। तो हमारा आंसर आ गया 1540 किलोमीटर। नेक्स्ट आ गया है, इसमें दिया हुआ है कि इमेजिन यू आर इन पार्क देयर इज एन अर्थक्वेक। देखिए अर्थक्वेक से संबंधित आपके स्कूलों में ड्रिल भी होती होंगी, जो आपने जब बीएड की ट्रेनिंग की या अपने स्कूल टाइम पर भी आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक से रिलेटेड ड्रिल होती है। उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताई जाती है कि जब भी आपके जो है स्कूल में या कहीं भी आप हैं और अर्थक्वेक आता है तो आप जो है अपने सर को बचाएंगे।
तो सर को कवर करेंगे। अगर आप जो है रूम में हैं या फिर अंदर हैं बिल्डिंग के, तो आप किसी जो है मेज वगैरह के नीचे जो है जाकर अपने सर को प्रोटेक्ट करेंगे। वहीं अगर आप पॉसिबल होता है कि आप बाहर निकल सकते हैं, बिल्डिंग से दूर जा सकते हैं, तो वो बेस्ट होगा कि आप बिल्डिंगों से जो इमारतें हैं उनसे दूर रहें। तो दूर कहीं खाली स्थान पर या पार्क जैसी जगह या जो जिसके आसपास बिल्डिंग्स ना हो वहां पर जाएं। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसमें तो आप जो है इसमें यही पूछा है कि युक्ति कौन सी अपनाएंगे आप। तो स्टे इन द ओपन अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, तो आप जो इमारतों से दूर खुले में रहेंगे। रन इन टू द नियरेस्ट बिल्डिंग एट नाइट, तो निकटतम इमारत में जो है जाएंगे, आप बाहर जाएंगे वहां से। और स्टैंड अंडर द नियरेस्ट ट्री, तो आप जो है किसी वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे या फिर जो है आप जो है रोड पर चले जाएंगे, आसपास की सड़क पर चले जाएंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि आप जो है इमारतों से दूर खुले स्थान पर जाएंगे, ताकि आप जो है अपने आप को सेव कर सकें। अगर कोई भी इमारत गिरती है तो आपको उससे कोई इंजरी ना हो। सबसे पहले जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाता है। अर्थक्वेक से बचने के लिए हम इमारतों से दूर खुले स्थान पर जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म्स इन्वॉल्विंग पेंटिंग विद कलर्ड पेस्ट ऑफ। अब इसमें क्या यूज करते हैं हम, ये पेंटिंग है जिसमें हम राइस को जो है नेचुरल कलर्स जैसे इंडिगो जो है आपका उसके साथ मिक्स करते हैं, नील के साथ, टर्मरिक यानी हल्दी के साथ, एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर्स यानी जो हमारे जो पुष्प हैं, जो हमारे जो फूल हैं उनके जो कलर हैं उनके साथ, और बार्क ऑफ ट्री यानी पेड़ों की छाल, इन सब के साथ जो है किसको मिक्स कर रहे हैं, चावल को। तो इनमें से कौन सी पेंटिंग में किया जाता है, बताइए कौन सी पेंटिंग में किया जाता है। तो ये जो है हमारी मधुबनी पेंटिंग, जो कि बिहार में पॉपुलर है। तो मधुबनी पेंटिंग के अंतर्गत किया जाता है, चावल के साथ जो है विभिन्न जो प्राकृतिक रंग हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें मिक्स करके पेंटिंग की जाती है। मधुबनी पेंटिंग दिखती किस तरीके की है, मधुबनी पेंटिंग इस तरीके से दिखती है। इसमें चावल का पेस्ट और विभिन्न जो नेचुरल कलर्स का यूज किया गया है, तो इस तरीके की दिखेगी। हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट ए सेट ऑफ फूड्स आइटम्स ऑब्टेन्ड विद द सेम पार्ट ऑफ प्लांट। इसमें से आपको तीन ये जो ऑप्शन है इनमें से चूज करना है कि इनमें से कौन सा जो प्लांट है, जो फूड है, वो जो है जो प्लांट है उसके सेम पार्ट से, मतलब एक ही भाग से पाया जाता है। कौन सा है इसमें, एप्पल, शुगर केन, जिंजर, कैरेट पहला ऑप्शन है हमारा। दूसरा ग्रीन पीस, क्यूमिन, ग्राम व्हीट यानी हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं। तीसरा स्पाइनेच, क्यूमिन, पोटैटो, कैबेज, पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी है। और चौथा ऑप्शन है आपका एप्पल, टमाटो, जिंजर या एप्रिकॉट। एप्रिकॉट जो है अगर आपको नहीं पता है तो एप्रिकॉट क्या होता है, खुबानी। खुबानी कैसा दिखता है, देखो आपने जो है नाम शायद ना सुना हो, पर एप्रिकॉट जो है दिखता किस तरीके से, एप्रिकॉट ये है। एप्रिकॉट जो है अगर आपने खाया तो होगा पर नाम शायद ना पता हो, तो ये एप्रिकॉट है। अब बताइए ऑप्शन कौन सा इसमें से बेस्ट होगा, कौन से जो है सेम पार्ट से मिलता है हमें ये फूड, बताएं। कौन सा मिलेगा इनमें से, तो इनमें से जो है हमें सेकंड हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है इसमें। तो हरी मटर, जीरा, चना और गेहूं जो है सेम पार्ट से मिलते हैं हमारे प्लांट के। नेक्स्ट आ गया हमारा, इसमें से एक्सट्रीम पॉल्यूशन इन रिवर बेड। आपको सीक्वेंस में लगाना है इवेंट्स को, कि जो है इसमें जो क्रम दिए हैं, घटनाओं का चक्र दिया हुआ है, उसे क्रम में लगाना है कि नदी जो है जब अत्यधिक प्रदूषित हो जाती है, एक्सट्रीम पॉल्यूटेड हो जाती है, तो किस तरीके से क्या क्या जो है उसमें सीरीज आएंगी। तो सबसे पहले क्या होगा इनमें से, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा, नदी का सबसे लास्ट में क्या होगा, नदी जो है पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाएगी, जो कि पीने लायक या किसी भी तरीके से नहीं रहेगी, जीवित रहेगी नहीं। और स्टार्टिंग में क्या होगा, जो बहुत जो है नॉर्मल थी, उसमें से धीरे धीरे जो है पॉल्यूशन होना शुरू होगा, पॉल्यूटेड होनी शुरू होगी। तो बताएं कौन सा जो है सीरीज आएगी। कौन सा बेस्ट होगा इसमें,
देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो आपकी फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो उसमें लार्ज क्वांटिटी में क्या करती हैं, केमिकल्स रिलीज करती हैं, यानी हानिकारक जो रसायन है वो अधिकता में छोड़े जाते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा डी हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है जो साल्ट, उसकी जो एसिडिटी है, साल्ट है और कलर जो है रिवर का वो अफेक्ट होता है। तो दूसरा हमारा ए हो गया। फिर थर्ड आ गया कि उससे क्या हो रहा है, उससे जो एक्वेटिक लाइफ है यानी जो जलीय जीवन है, जल के अंदर जो मछलियां हैं या जो भी जीवित जो प्राणी हैं वो जो है जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो है प्रदूषण इतना बढ़ गया। अब वो जो है जमीन पर आकर तो रह नहीं सकते, क्योंकि उनका जो आवास है वो जल है। तो अगर वो प्रदूषित हो जाएगा तो उसमें ही उनकी डेथ हो जाएगी, तो जीवित नहीं रहेंगे। तो थर्ड हमारा बी हो गया। और लास्ट जो हमें बचा है कि फॉर प्रैक्टिकल पर्पस द रिवर हैज बिकम डेड। तो अब सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए जिनके लिए जो है नदियां प्रयोग की जाती हैं वो मृत हो जाएगी। तो इसमें जो है लास्ट हमारा DABC हो गया। तो DABC हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें। सिक्स्थ है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है, यानी कि प्रोपेगेटेड बाय सीड्स। तो इसमें से सीड्स से कौन सा जो है पौधा उगाया जाता है, बताएं आप कौन सा सीड्स से होगा। देखिए शुगर केन को तो शुगर केन जो जब कट कर जाता है, एक शुगर केन है इतना, इसी के ही 2-3 पार्ट किए जाते हैं और इसे डायरेक्टली जो है जमीन में लगाया जाता है। शुगर केन तो नहीं होगा, पोटैटो को भी ऐसे यूज करते हैं। फिर सेकंड है हमारा राइस। राइस जो है एक बीज ही है, वीट भी बीज के तौर पे और ओट्स भी। तो ये जो तीनों ऑप्शन है हमारे संबंधित हैं कि इन्हें जो है प्रोपेगेटेड बाय सीड्स से ही किया जाता है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। पोटैटो में भी पोटैटो यूज किया जा रहा है जो कि एक बीज नहीं है। और वीट, शुगर केन, यहाँ पे शुगर केन फिर दोबारा आ गया। तो ये नहीं कि ये जो ऑप्शन है हमारे गलत हो जाते हैं और हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 2। तो 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जिसमें चावल, गेहूं और ओट्स की बात की गई है जो कि सीड्स के द्वारा जो है प्रोपेगेट किए जाते हैं। 7th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, जहां से बिलोंग करती है पीवी सिंधु जो है किस राज्य से बिलोंग करती हैं, आपको ये बताना है किस राज्य से बिलोंग करती हैं सबसे पहले, और वहीं से जो है फूड के बारे में बताना है आपको कि उनके जो राज्य में कौन सा फूड पॉपुलर है। तो देखिए पहले जो है ये जो है आंध्र प्रदेश से बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश से है। अब आंध्र प्रदेश जो है बढ़ गया है, तो अब जो है वो वाला पार्ट जो है तेलंगाना में आता है, जहां से बिलोंग करती हैं। तो तेलंगाना से हैं अभी। तो तेलंगाना का ही आपको बताना है कि इनमें से जो है, क्योंकि पुराना पेपर था, अगर आप चेक करेंगे तो आंध्र प्रदेश से संबंधित ही आपको आंसर मिलेगा, पर आंध्र प्रदेश जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बढ़ चुका है। तो तेलंगाना का जो है इनमें से कौन सा जो है फूड है। देखिए रोटी की बात करें तो रोटी जो है आपको नॉर्थ इंडिया में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये वाला ऑप्शन तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है एक टैपियोका जो दिया गया है, टैपियोका रिलेटेड है तमिलनाडु से। तो ये जो है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो हमारे 3 ऑप्शन कट हो जाते हैं। तो हमारे पास सिंगल एक ऑप्शन बचता है, इडली, चटनी, राइस और सांबर। यही जो है इनके जो राज्य है उससे संबंधित है, पीवी सिंधु के राज्य से। और पीवी सिंधु खेलती क्या है, बैडमिंटन की प्लेयर हैं। तो इडली, चटनी, चावल और सांबर इनके राज्य तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट आ गया है, ये इस क्वेश्चन में जो है रिलेशन की बात की गई है। तो ए हैज 2 सिस्टर्स। देखिए ए की 2 सिस्टर हैं। अब ए का भी हमें जेंडर नहीं पता, तो ए की 2 सिस्टर हैं, नाम क्या है, बी और सी। तो जो फीमेल है, फीमेल को हम इस तरीके से दिखा देंगे सर्कल से फीमेल को, और मेल को हम बॉक्स बना के दिखा देते हैं। तो मेल के लिए हम जो है बॉक्स यूज कर लेंगे। तो फीमेल बी और सी जो है इनकी जो है सिस्टर है, हो गया, ठीक है। डी इज द हस्बैंड ऑफ ए। देखिए यहाँ पे डी जो है हस्बैंड है अगर ए का, ये जो है हस्बैंड वाइफ है, और ये जो है फिर इनकी वाइफ हो जाएंगी। तो इससे जो है क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये तीनों बहनें हो गई और ये जो है इनके हस्बैंड हो गए ए के।
ये दोनों इसकी बहन हो गई। तो यहाँ पर ये पूछा हुआ था हाउ आर द डॉटर्स ऑफ बी, जो बी और सी की जो डॉटर्स हैं, इनकी जो बेटियां होंगी वो जो है इनसे डी से किस तरीके से संबंधित होंगी। तो डी उनके जो है क्या लगेंगे, तो डी तो यहाँ इस क्वेश्चन के अनुसार जो है इसका आंसर हो जाएगा अंकल लगेंगे, क्योंकि ये जो है हस्बैंड है एक। और वहीं जो है अगर हिंदी में देखें इसी क्वेश्चन को, ए की जो है दो बहनें हैं, ए की दो बहनें हैं, चलो बी और सी जो है ए की दो बहनें हो गई। ए डी का पति है, ए जो है अब यहां पर उल्टा हो गया, ए जो है पति हो गया किसका, डी का, तो डी जो है उसकी वाइफ हो जाएगी, तो ये जो है हस्बैंड वाइफ हो गए। फिर अब जो है क्वेश्चन पूछा गया वही सेम क्वेश्चन की जो बी और सी की जो पुत्रियां होंगी, वो जो है डी को क्या कहेंगी, डी को वो आंटी कहेंगी। तो इसके अनुसार जो है हिंदी के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा टू, यानी कि ये जो है आंट लगेंगी इन बच्चों की। और वहीं जो है इंग्लिश के अनुसार देखें तो वो जो है उनके अंकल लगने वाले हैं। तो ये जो है क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अलग अलग पूछा गया। तो आप थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा ध्यान से करें। तो ये दोनों तरीके से सॉल्व करा दिया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू स्प्रेड बाय एयर, तो इनमें से कौन सा वायु द्वारा फैलने की संभावना रहती है, सनफ्लावर, आख है या मदार, मैंगो या ज़ैंथियम। तो इनमें से कौन सा एयर के द्वारा सर्कुलेट हो सकता है, फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है, तो बताइए कौन सा हो सकता है इनमें से। तो इनमें से जो है आपका सेकंड जो ऑप्शन है आख या मदार, ये जो है हवा के द्वारा फैलने की संभावना होती है इसकी। और ये जो है इस तरीके से दिखता है, ये जो है पिंक कलर का दिखता है, इसके अंदर जो है कपास की तरीके से एक कॉटन निकलती है। तो आपको पता भी हो कि आग जो है किस तरीके का दिखता है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, यू बाय व्हीट फ्रॉम द शॉप एंड योर मदर मेक्स रोटीज। अब ये जो है आप जो है गेहूं लेते हैं एक दुकान से और आपकी मदर जो है उससे रोटी बनाती है। तो अब रोटी बनाने की जो प्रक्रिया है उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। अगर आपने रोटी बनाई होगी किस तरीके से बनता है तो आपको पता होगा कि ये इसका आंसर पता होगा। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि रोटी बनाना सीख लें, ताकि जो है इस तरीके के क्वेश्चन ईवीएस में आप सॉल्व कर पाए। तो अब बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका बेस्ट आंसर होगा। तो अब जो है जैसे एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें, रोटी सेकें और रोटी गेहूं का आटा बनाएं। गेहूं का आटा तो स्टार्टिंग में बनता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। गेहूं का आटा सबसे पहले बना, फिर उससे आटा लिया आपने पात्र में से, फिर आटा गूंथा, आटे के पेड़े बनाए जो लोई बोलते थे उन्हें, और फिर रोटियां सेकी। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है, जिसमें पूरा प्रोसेस बताया है कि रोटियां किस तरीके से बनती हैं। तो वीएस अगर आपको पढ़नी है तो रोटी बनाना सीख लीजिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। तो यही जो है रोटी बनाने का सीक्वेंस होता है। अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब जो है इट इज एडवाइजेबल टू यूज मैन्योर इन द फील्ड ऑफ इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर। हम जो है फर्टिलाइजर की जगह जो है हम यूज करते हैं मैन्योर। क्यों यूज करते हैं वही आपको बताना है कि कारण क्या है उसका, कि उर्वरक जो होते हैं उनकी अपेक्षा खाद यूज करते हैं। उर्वरक क्या होते हैं जो कि केमिकल्स से बने हैं, वहीं खाद जो है आपका नेचुरल होता है, जो कि गोबर वगैरह से, जो आपके प्लांट्स के लीव्स हैं जो सूख जाती हैं उन्हें एक साथ डालने के बाद जो मिक्स होने के बाद बनता है वो खाद बनता है। वहीं उर्वरक जो है कंपनीज में, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, जो कि केमिकल से बने होते हैं। तो आपको बताना है इनमें से जो उर्वरक होते हैं, जो खाद होता है, उसे यूज करने के लिए क्यों सलाह दी जाती है। तो ये मैन्योर इज बायोडिग्रेडेबल। जो खाद है वो जैव निम्नीकरण है, तो बिल्कुल सही है। ये बायोडिग्रेडेबल होता है, इजीली मिक्स हो जाता है आपकी सॉइल के अंतर्गत। और वहीं जो है आपका जो फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स जो है आपकी जो सॉइल है, जो वाटर है, उसको भी जो है खराब करते हैं धीरे धीरे। जो है वो आपकी सॉइल और आपके पानी को, क्योंकि आप पानी भी डालते हैं उसके अंदर, और जो जमीन के नीचे भी पानी होता है, उसके साथ रिस्क है अगर वो जो केमिकल्स नीचे जाएंगे तो आपके पानी को भी प्रदूषित करते हैं। वहीं जो मैन्योर है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, ये बात सही होगी। मैन्योर डज नॉट कॉज ए स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन। तो ये जो है एक स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन बनाता है या नहीं बनाता है, बताइए।
तो ये जो है बिल्कुल सही है, ये जो है केमिकल रिएक्शन नहीं बनाता है क्योंकि ये नेचुरल है। थर्ड है मैन्योर क्रिएट्स माइक्रोपोल्स इन द सॉइल। तो मैन्योर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो स्मॉल पोर्स बना देता है सॉइल में, तो ये जो है हमारा करेक्ट होगा, ये भी बिल्कुल सही है। और मैन्योर इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, ये जो ऑप्शन है ये हमारा कहीं से मैच नहीं करता कि हम जो है उसे लार्ज क्वांटिटी में यूज करें, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। तो एबीसी हमारा करेक्ट है, जो कि हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। You want to visit places situated on the banks of river गंगा। आप जो है गंगा के नजदीकी जो प्लेसेस हैं, आप जो है उन्हें घूमना चाहते हैं, तो गंगा के नजदीक जो है कौन कौन से प्लेसेस हैं, आइए घूमने चलते हैं। गंगा के पास कौन कौन से शहर हैं, ये गंगा है, गंगा के पास देखिए देवप्रयाग पर मिल रही है गंगा बन गई यहाँ पर हरिद्वार के अंदर, इसके आप आसपास में देखें हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर से होते हुए, इलाहाबाद से होते हुए वाराणसी पहुंची, वाराणसी से पटना, पटना से कलकत्ता, कलकत्ता ये पश्चिम बंगाल के अंदर, पटना बिहार के अंदर, यहाँ पे जो है यूपी के अंदर चल रही थी। तो आप जो है इन सभी जो जगहों से घूमते हुए जाएंगे। तो आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा था कि कहां कहां से जाएगी, देखिए कोलकाता से बिल्कुल जाएगी, कानपुर से भी जाएगी और वाराणसी से भी जाएगी। तो हमारे तीनों ऑप्शन जो है सही हो गए पहले ही, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1। अब जो है अदर ऑप्शन को भी देख सकते हैं कि हम जो है उन, अगर ये बाद में भी ऑप्शन होता है तो हम उन्हें एक्सक्लूड किस तरीके से करते। देखिए हैदराबाद जो है नीचे, हमारे जो इंडिया है, इंडिया में नीचे की तरफ है, पर जो गंगा है वो जो है यूपी से होते हुए जाती है, तो हैदराबाद तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, तो ये जो है गलत हो जाता है। वहीं भुवनेश्वर और पुरी जो है उड़ीसा में चले गए हम, तो वो तो जो है यहाँ पर है ही नहीं। दार्जिलिंग भी जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट में चला गया। और दिल्ली से जो है गंगा नहीं जाती, यमुना जाती है, तो ये जो है तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं इस तरीके से। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है, जिसमें कोलकाता, कानपुर और वाराणसी की बात की गई है। तो गंगा के पास अगर भ्रमण करने चाहते हैं हम, तो हम जो है इन्हीं स्थानों से होते हुए जाएंगे। अगला आगे निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा जो है सही युग्म है। तो वीट जो है, अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ड हैं, एक है टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। पहले इन्हें जानते हैं। टैप रूट क्या होता है? टैप रूट होता है जिसमें जो है ये जो जड़ें हैं ये बहुत कम होती हैं, जो फैली हुई हैं देखिए आप बहुत कम है, जिसमें इसमें तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी बहुत कम होती है ना। वहीं जो है फाइब्रस रूट में फाइबर्स जो है इस तरीके से बहुत सारी जो है जड़ें होती हैं, बहुत सारी जड़ें होती हैं, स्टार्टिंग से ही होती है, जमीन में जब स्टार्ट होती है वहीं से ही इतनी सारी फाइबरस रूट होती है। यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे पहले जो है एक जो भी चीज उगाई वो पूरी, जैसे गाजर है, गाजर पूरी है, और फिर जो है उसमें उसके अंदर से रेशे निकल रहे हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग से ही जमीन में ये रेशे निकलने शुरू हुए, तो ये फाइबरस रूट है और ये टैप रूट है। अब इसी से संबंधित आपको बताना है इनमें से टैप रूट कौन सा है और फाइबरस रूट कौन सा है। तो आपको इसमें से सही चूज करना है, जिसके साथ सही जो है ऑप्शन करेक्ट है साथ में। तो इसमें जो है कोरिएंडर जो है, जो धनिया है, वो मूसला जड़ है यानी टैप रूट है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाता है कि कोरिएंडर क्या है, टैप रूट है। टैप रूट जो है इस तरीके की होती है, टैप रूट है हमारा कोरिएंडर। अगला आ गया हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ स्नेक, टर्टाइस और कैमलियन, तो यानी गिरगिट। इन तीनों से संबंधित देखिए सबसे पहले जो है हम ये देख लें कि ये जो है किस तरीके से चलते हैं, कैसे हैं ये जानवर। तो स्नेक भी जो है इस तरीके से जो है जमीन पर ही घिसकर चलता है, टर्टाइस भी और जो है आपका गिरगिट भी। तो इनसे संबंधित मेंढक जो है उछलकर चलता है, मेंढक तो संबंधित नहीं होगा। वहीं चमगादड़ जो है होता है, मछली जो है तैरती है, तो डायरेक्ट जो है हमारा छिपकली आंसर सही हो जाएगा। तो छिपकली जो है इनसे ही संबंधित है, इन्हीं की तरह ही जो है वो भी जो है सतह से बिल्कुल चिपक कर चलती है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 छिपकली यानी लिजार्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा पेंगुइन से रिलेटेड। तो पेंगुइन के कौन से गुण जो है इनमें से सही है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए आप और बताइए कौन सा जो है इनमें से करेक्ट होगा। तो सबसे पहला है दे हैव थिक स्किन एंड लॉट्स ऑफ बॉडी फैट। उनकी त्वचा मोटी होती है और उनके शरीर पर बहुत वसा होता है।
पहले बताइए पेंगुइन जो है कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन बहुत ठंडे स्थानों पर पाई जाती है, यहाँ पर बर्फ अंटार्कटिका जैसे स्थानों पर पाई जाती है। और पेंगुइन जो है हमेशा एक साथ मिलती हैं। क्या ये उड़ सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं उड़ सकती हैं, जो है उड़ नहीं सकती। ये जो है जमीन पर ही जो है साथ में वहीं पर रहती हैं। तो अब जो है पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया कि उनकी जो है स्किन जो है काफी मोटी होती है, क्योंकि ये जो है सर्दी वाले स्थान पर यानी बर्फ वाले स्थान पर रह रही है, तो स्किन मोटी होगी तो सर्दी लगना इनको थोड़ी जो है ठीक रहेगा बॉडी के लिए। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, यानी उनकी जो है शरीर धारा रेखी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। दे चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, क्या ये जो है अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेती हैं? बिल्कुल नहीं, कलर नहीं चेंज कर पाती। ये गिरगिट नहीं है, ये पेंगुइन है, तो इनकी बॉडी में जो है कोई भी ऐसा लक्षण नहीं पाया जाता, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यही जो है यहाँ पर पूछा गया था कि लक्षण कौन सा नहीं है, तो कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वही हमारा ऑप्शन थर्ड। और लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, दे सर्वाइव बाय गैदरिंग टुगेदर, तो ये जो है एक साथ रहती हैं और आसपास में जो है एक बिल्कुल चिपक कर रहती हैं। क्यों? ताकि जो है सर्दी ना लगे। आसपास में जब आप इकट्ठे होकर बैठे हों तो वहां पर जो है हीट प्रोड्यूस होती है, उससे सर्दी कम लगेगी, तो इसी तरीके से रहती हैं ये। तो हमारा ऑप्शन जो है थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा कि ये जो है कलर नहीं बदलती एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट हो गया इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टॉकिंग बॉडीज यानी बोलती इमारतें, गोलकोंडा से रिलेटेड जो है ये चैप्टर है, जिसमें जो है जो एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है 1st to 5th के अंदर। तो वहीं पर जो है उस चैप्टर को जो पढ़ाया गया उसमें जो परिचय करता है वो विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अतिरिक्त जो है जो इमारतों के बारे में बताया गया उसके साथ साथ और क्या क्या चीजें बताता है ये चैप्टर, आपको वही बताना है आपको। तो इनमें से जो है तकनीकी, देखो टेक्नोलॉजी बताता है उसके अंदर किस तरीके से है, डिजाइन, यूज ऑफ वाटर, अरेंजमेंट ऑफ अर्लियर टाइम्स, तो पहले जो है किस तरीके से टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज की जाती थी, और वहीं जो है डिजाइन किस तरीके से बनाए गए थे और जल का उपयोग किस तरीके से होता था, ये बात सही है। फूड कंज्यूम्ड बाय इनहेबिटेंट्स ऑफ गोलकोंडा, गोलकोंडा के जो निवासी थे वो किस तरीके से जो है भोजन संग्रहण करते थे या ग्रहण करते थे, कौन सा भोजन लेते थे, इस बारे में बात नहीं की गई इसमें चैप्टर में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक और राजनीतिक जीवन किस तरीके से होता था, ये भी सही है। और वहीं स्थानों की पहचान हेतु मानचित्र आप इसमें चैप्टर में देखेंगे कि मानचित्र भी बना हुआ, तो यहाँ पर जो है हमारे ACD जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, जो 1 में है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। गोलकोंडा से संबंधित ये सभी चीजें जो है जो छात्र है उससे परिचित होता है, पर फूड के बारे में जो है बात नहीं की गई कि वो जो है कौन सा फूड कंज्यूम करते थे, तो ये वाली बात नहीं है, तो ACD हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो गया। 17 क्वेश्चन है हमारा, एन EVS लेसन जो है व्हाट इफ इट एंड्स से संबंधित है, और ट्रैवल जो है हमारा टॉपिक है, बट दिस टॉपिक इज नॉट कन्फर्म टू ट्रांसपोर्ट से संबंधित नहीं है। हैज ब्रॉडर एंड मोर इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है इसके अंदर, कि ब्रॉडर और मोर इंटरेस्टिंग हो गई। तो अब आपको बताने इनमें से कौन सा एग्जाम्पल होगा कि अगर ये खत्म हो जाए तो जो यात्रा जो है प्रस्तुत करता है, यात्रा जो विषय है उसके अंतर्गत प्रस्तुत कर रहा है, तो ये जो है यातायात से सीमित नहीं है, यातायात से संबंधित नहीं है, उसी से सीमित नहीं है, उससे आगे जो है विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। तो पहला जो ऑप्शन है, लोग विभिन्न दूरियों तक जाने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों से संबंधित दे दिया, तो वाहनों से संबंधित ही बात की थी उन्होंने, यातायात से संबंधित नहीं, बल्कि उससे जो है कुछ अधिक रुचिकर चीज होगी, तो ये तो नहीं होगा हमारा। फिर है विभिन्न वाहनों में जो विभिन्न प्रकार के ईंधन का प्रयोग, ईंधन जो है संबंधित हो गया किससे, ट्रांसपोर्ट से, तो ईंधन ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, तो ये भी जो है हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और क्या मोर इंटरेस्टिंग हो सकता है, विद्यार्थियों को हमारे देश में विभिन्न शहरों में विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन की दर ज्ञात करनी है, तो देखिए बिल्कुल अलग हो गया, इसमें जो है यातायात से संबंधित नहीं है ये, पर उससे आगे जो है कुछ और इंटरेस्टिंग बात पता चल रही है कि पहले जो है डीजल के दाम क्या थे और अब क्या है, तो वो आपको पता चल रही है, बिल्कुल अलग जो है हो गया, यातायात से संबंधित नहीं है, सीमित नहीं है, उसी से संबंधित तो है पर सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विस्तृत और अधिक रुचिकर हो गया कि आपको जो है जो पेट्रोल डीजल के पहले रेट्स क्या थे और अब क्या है, ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में जो है आप जानकारी मिल रही है आपको, ये जो है सही हो गया हमारा। लास्ट है
कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़कों पर, कुछ हवा में। तो ये जो है नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चैप्टर हो गया। तो हमारा ऑप्शन जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है यहाँ पर, ऑप्शन 3। अगला है ब्लूम्स मॉडिफाइड जो टैक्सोनॉमी आई उसके अंतर्गत जो है हाईएस्ट कैटेगरी जो उन्होंने बताई, सबसे ऊपर जो कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड बताई, वो कौन सी है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है उन्होंने हाईएस्ट कैटेगरी बताई है। तो ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है, जो नई उन्होंने बताई मॉडिफाइड है, उसके अंतर्गत कैसे कैसे आती हैं थी। तो इसके अंदर जो है पहले नंबर पे सबसे स्टार्टिंग रिमेंबर, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट, और सबसे टॉप पर ही पूछा था तो सबसे टॉप पर आता है क्रिएट। तो याद रखिएगा, सबसे पहले रिमेंबर, फिर अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट। सबसे ऊपर क्रिएट आता है कि हम जो है इसमें न्यू और ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, बनाएं, चाहे वो डिजाइन बनाएं, असेंबल करें, कुछ कंस्ट्रक्ट करें, कंजेक्चर करें, डेवलप करें, फॉर्मुलेट करें, ऑथर हैं किसी चीज के, और या फिर इन्वेस्टिगेट करें, यही सब क्रिएट में आता है। तो ये जो है हमारा इसी में क्वेश्चन में यही पूछा था कि हाईएस्ट कैटेगरी क्या है? हाईएस्ट कैटेगरी है क्रिएटिंग, यानी सृजन करना किसी चीज का। यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि ब्लूम्स मॉडिफाइड टैक्सोनॉमी के अनुसार हाईएस्ट कैटेगरी है। नेक्स्ट है ईवीएस टीचर यूज अ वाइड सेट ऑफ क्राइटेरिया यूज्ड टू असिस्ट स्टूडेंट्स ऑन ए स्पेसिफिक टास्क। तो इसमें जो है क्राइटेरिया किस तरीके से, किसके अंदर जो है वाइड सेट ऑफ क्राइटेरिया बनाए जाते हैं, यानी जो है आकलन करने के लिए जो है मानदंड जो बनाए जाएंगे, वो जो बनाए जाएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? देखिए पोर्टफोलियो में क्या होता है, पोर्टफोलियो में बच्चे द्वारा जो पूरे वर्ष जो कार्य किए गए, जो अचीवमेंट्स हैं उसकी, वो सभी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये तो नहीं होगा। सेकंड है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ये भी बच्चे से संबंधित हो गए रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो है कोई मानदंड तो बनाए नहीं जा रहे, पर रूब्रिक्स के अंदर जो है यहाँ पर जो है हम क्राइटेरिया बनाते हैं, मानदंड बनाते हैं। ये उसी से संबंधित हो जाएगा कि किसी बच्चे को असेस करने के लिए हम जो है कुछ मानदंड बना रहे हैं, तो ये हमारा रूब्रिक्स में आता है। तो हमारा जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। 20 है आयशा जो है एक क्लास 5th की ईवीएस की टीचर हैं, जो अपने बच्चों से बोलती हैं डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेस का डिफरेंशिएट करने के लिए कहती हैं इसमें रूरल और अर्बन एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल। उनमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसके बेसिस पे आपको जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के घरों में जो है किस आधार पर जो है कि उनमें जो मटेरियल यूज किया है इसके आधार पर अंतर स्पष्ट करना है आपको बच्चों को। इस क्रियाकलाप से जो है कौन से कौशल को प्रोत्साहित करिए, कौन सा कौशल बढ़ने वाला है बच्चों का, तो बताइए कौन सा कौशल बढ़ेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं कौन सा कौशल इनमें से बच्चे का बढ़ने वाला है। तो देखिए ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, ऑब्जर्वेशन बढ़ने वाली है इसमें। क्लासिफाई भी करने वाले हैं बच्चे। क्लासिफाई किस तरीके से कि जो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में पहले घर, और उसके बाद जो है मटेरियल, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो भी क्लासिफाई करने वाले हैं। तो ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन तो बिल्कुल सही है। फिर उसके साथ साथ वो कंक्लूड भी करेंगे, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर जो मटेरियल, किस मटेरियल का यूज हुआ है, वहीं शहरी क्षेत्र में किस मटेरियल का यूज हुआ है, और ये भी कि सबसे ज्यादा कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है ओवरऑल। फिर कम्युनिकेट भी करना होगा उन्हें, जो है मटेरियल जो है किस तरीके से मटेरियल के बारे में जानकारी, या फिर जो है जो घरों में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, इसके लिए भी कम्युनिकेशन स्किल भी जो है उनकी जो है यूज होने वाली है। तो यानी कि ये भी सारी चीजें जो है प्रोत्साहित होने वाली है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, कंक्लूजन और कम्युनिकेशन, ये चारों ही जो है स्किल्स जो है डेवलप होने वाली हैं, जो एक टीचर जो है जब डिफरेंशिएट करा रही हैं कि जो मटेरियल यूज हो रहे हैं घरों में, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे शहरी क्षेत्रों में, तो उसके लिए जब बच्चा जो है इसकी तैयारी करेगा, इसको डिफरेंशिएट करेगा, तो इसमें जो है ये सारे ही स्किल्स उसके डेवलप होने वाले हैं। तो ये प्रमोट होने वाले हैं इस एक्टिविटी में। 4th हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना और संप्रेषण करना। नेक्स्ट है हमारा द अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस विच यूज बोथ। इसके अंतर्गत कॉन्सेप्चुअल भी है और प्रोसेस अप्रोच। कौन सी टीचिंग लर्निंग जो है अप्रोच होगी जिसके अंतर्गत
कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और साथ साथ में उनकी जो है प्रोसेस अप्रोच भी चले, प्रोसेस भी हो। तो कौन सा उपागम है जिसमें प्रक्रिया उपागम भी हो और सम प्रत्ययी जो उपागम है ये भी चले। तो इनमें से कौन सा को कोलैबोरेटिव जो है अप्रोच होगी, इंटीग्रेटिव अप्रोच होगी, एक्टिविटी अप्रोच होगी, लेक्चर एंड विद डेमोन्स्ट्रेशन। तो बताइए इनमें से कौन सा बेस्ट होगा। ऑप्शन हमारा देखिए प्रोसेस स्किल और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी जो चलेगा वो हमारे इंटीग्रेटिव अप्रोच में होगा। इंटीग्रेटिव अप्रोच में जो है हम जो है दोनों तरीके से प्रोसेस भी कर रहे होंगे उसी नॉलेज को और साथ साथ सीख रहे होंगे, जिसमें हम खुद कर सीख रहे होंगे, खुद जो है उसमें इन्वॉल्व होकर सीख रहे होंगे। तो उसमें जो है हमारा प्रोसेस तो चल ही रहा है, साथ ही साथ हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो इंटीग्रेटिव अप्रोच होगी वो, जिसमें जो है प्रोसेस अप्रोच और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच दोनों ही जो है टीचिंग लर्निंग जो है होने वाली है ईवीएस के दौरान। इंटीग्रेटिव अप्रोच हमारा बिल्कुल सही है, यानी समाकलित उपागम। अब है यहाँ पर क्वेश्चन है 22, रमा जो है प्लान करती हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स को पढ़ाने के लिए, यानी बीजों के अंकुरण किस तरीके से होता है ये जो है पढ़ाने के लिए एक योजना बनाती हैं। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती हैं। तो वो क्या करा रही है, उन्हें फील करा रही है बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ की सीड्स को। उसके बाद क्या करती हैं, तब वह बीजों को पहचानने और उनके नाम बताने को कहती हैं कि अब जो है आपने जो छुआ तो उनके बीजों के नाम बताइए, ठीक है, पहचाना हो उन्हें कि उनके नाम क्या हैं। तो अब जो है ये आपसे पूछा है कि इसमें जो है उन्होंने कौन सा मेथड टीचिंग का यूज किया है, जिसमें जो है क्लास में वो बीज बच्चों को दिखा रही हैं, उसे छूने के लिए बोला और उसके बाद बोल रही हैं कि आप पहचानो कि ये जो है बीज किससे संबंधित है। कौन सी टीचिंग मेथड यूज कर रही हूँ, प्रॉबिंग यानी सॉल्विंग यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो नहीं कर रही है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो यहाँ पर जो है सभी बच्चे जो है ग्रुप्स में कुछ सीख तो नहीं रहे, ये जो है क्योंकि टीचर जो है उनके सामने प्रेजेंट कर रही है उसी से ही हो रहा है। तो डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है वो, कि डेमोन्स्ट्रेट कर रही है चीजों को खुद जो है, उसके बाद जो है उसको एक्सप्लेन करेंगी। अब तो यही जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लेक्चर मेथड भी नहीं चल रहा है। लेक्चर मेथड में क्या होता है, लेक्चर मेथड में सिर्फ टीचर बोल रहे हैं, यहाँ पर तो वो बीजों को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रही है, उसमें जो है उनके हाथ टच कराकर उनसे पूछ भी रही है कि कौन सा बीज होगा। तो ये लेक्चर मेथड तो नहीं होगा बिल्कुल भी। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन विधि जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। टीना जो है ईवीएस की टीचर हैं जो एक्सप्लेन कर रही है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग चेकलिस्ट, कि चेकलिस्ट के जो बेनिफिट्स हैं और रिपोर्टिंग स्टूडेंट असेसमेंट, कि हम जो है अगर स्टूडेंट की असेसमेंट को जो है बताना चाहते हैं, रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या यूज कर रही है, चेकलिस्ट यूज कर रही है। तो जांच सूची का प्रयोग कर रही है टीना जो है। तो अब आपको बताना है कि ये जो है इनमें से कौन सा कथन टीना का सही है, इनमें जो है किस लिए जो है यूज कर रही होंगी वो टीना जांच जो चेकलिस्ट है, जांच सूची है। तो चेकलिस्ट जो है इजी होती है, आसान होती है, इसलिए इनका प्रयोग आसान होता है इसलिए यूज कर रही है, बिल्कुल नहीं इसलिए तो नहीं कर रही। जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है, जांच सूची के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो है हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चेकलिस्ट जो है डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स अचीवमेंट, तो ये उपलब्धियों को बताता है चेकलिस्ट, तो नहीं है, उपलब्धियों को तो नहीं बताता है। और लास्ट है उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों का व्याख्या करना आसान है। तो यहाँ पर आपकी बात की गई थी असेसमेंट के लिए बात की गई थी, तो कि असेसमेंट किस तरीके से किया जाए, तो उच्च कक्षाओं के लिए भेजने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा सही है कि ये जो है आपको इजी टू इंटरप्रेट चेकलिस्ट फॉर सेंडिंग टू हायर क्लासेस, क्योंकि असेसमेंट की बात हो रही थी तो इसलिए ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है कि हमें जो है हायर क्लासेस में भेजने के लिए ये जो है व्याख्या करना आसान होता है जांच सूचियों का। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो गया फोर्थ। नेक्स्ट है यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक मतलब इंटरएक्टिव, जिसमें बच्चा जो है एक्टिव है, खुद कर सीख रहा है, वही संवादात्मक शिक्षण होता है। तो यात्रा का जब आप विषय पढ़ा रहे हैं तो इनमें से कौन सा बेस्ट होगा आप बताइए, जिसमें बच्चा जो है खुद जो है इन्वॉल्व होगा। तो आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट पिक्चर्स रिलेटेड टू ट्रेवल,
अब जो है सिर्फ यात्रा से जो संबंधित चित्रित करना जो है, जो किसी भी तरीके से इंटरैक्टिव तो नहीं है, तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। आस्किंग स्टूडेंट टू परफॉर्म ए डेमोन्स्ट्रेट ऑन ट्रेवल अमंग देमसेल्फ, तो विद्यार्थियों से आपस में यात्रा का प्रदर्शन करने के लिए कहना, क्या ये बात सही है? तो नहीं, वो जो है परफॉर्म करना सिर्फ ये भी नहीं होगा कि सिर्फ परफॉर्म करें उससे रिलेटेड। थर्ड है टीचर शोइंग डिजिटल प्रेजेंटेशन ऑन ट्रेवल एंड टाइप्स ऑफ टिकट्स, तो टिकट्स के प्रकार के पर शिक्षण जो है डिजिटल शिक्षिका जो है डिजिटल जो प्रस्तुतिकरण करें, पीपीटी दिखा दें, तो वो भी नहीं होगा यात्रा से, क्योंकि उसमें बच्चा इंटरेक्टिव थोड़ी ना हो रहा है। यहाँ पर जो है टीचर जो प्रस्तुतिकरण के लिए बोल रही है, इसमें जो है टीचर सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन से सिर्फ बताई तो नहीं, बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है उनके साथ इस पीपीटी में, या जो वो बता रही है सिर्फ टिकट वो सिर्फ सुन रहे हैं, वो सिर्फ पैसिव लर्नर है यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा इंटरेक्टिव में जिसमें बच्चा भी तो इन्वॉल्व हो। लास्ट है टीचर एंड स्टूडेंट्स लिसनिंग टुगेदर एंड रिस्पॉन्डिंग विद रेफरेंस टू देयर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू ट्रैवल, तो शिक्षिका और विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, मिलकर सुनते हैं और यात्रा संबंधी अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं। अनुभव शेयर कर रहे हैं सभी लोग जो हैं, बच्चे भी और टीचर भी, तो ये इंटरेक्टिव हुआ, इसमें बच्चे जो है इन्वॉल्व हैं, जो है वो भी अपने जो है अनुभव जो है टीचर के समक्ष रख रहे हैं और टीचर भी, तो ये इंटरेक्टिव हुआ, इंटरेक्शन हो रहा है इसमें। ये जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि यात्रा पर अगर हम पढ़ा रहे हैं तो यात्रा पर कैसा पढ़ाया जाए, यात्रा पर पढ़ाने से पहले बच्चे और टीचर भी अपने जो है एक्सपीरियंस शेयर करें, उससे जो है यात्रा से संबंधित विषय पढ़ाने में बहुत जो है आसानी होगी और साथ ही साथ बच्चे जो है उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ये हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मिली जो है एक 6 वर्षीय बालिका है जो है क्ले डो, किताबें और वर्कशीट और रंग के साथ अपने जो है किसी के साथ साझा नहीं करती, शेयर नहीं करती, और उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करने में, यानी जो है अगर कोई भी जो इंटरेक्टिव एक्टिविटी होती है उसमें जो बच्चे को शामिल करने में, मिली को शामिल करने में टीचर को भी क्या होती है, जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब जो है मिली की जो अध्यापिका है उसके लिए क्या करें, मिली के लिए क्या करें, इनमें से कौन सी चीज करें जिससे जो है मिली में जो है इससे जो अभी जो है चीजें जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हैं, तो उसमें जो है इंटरेक्ट कर पाए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा कि मिली को इंटरेक्ट कराने के लिए जो अध्यापिका है वो क्या करें, मिली को समझाएं कि वह दूसरे वस्तुएं दूसरों के साथ साझा करें। सिर्फ बच्चे को ये बोलना, अभी तक वो नहीं कर रही है साझा, तो हम डायरेक्ट बोल दें कि आपको साझा करनी है, तो ये नहीं होगा कि हम जो है मिली से डायरेक्ट बोलें कि आप जो है साझा करना शुरू करें, कि वो जो है कल से सुनने के बाद साझा करना शुरू कर देंगे, तो हमें उन पर थोपना नहीं है चीजें, तो हम जो है मिली से नहीं बोलेंगे। दूसरा, अन्य सभी छात्रों को समझाएंगे मिली को स्वतःआत्मक यानी पॉजेसिव जो बिहेवियर है मिली का उसके साथ समायोजन करें, तो हम अन्य विद्यार्थियों को भी नहीं समझाएंगे कि आप जो समायोजन करें, ये बात भी सही नहीं है। तीसरा है उनके अभिभावकों के विद्यालय में बुलाकर उनके व्यवहार के बारे में चर्चा करें। अब जो है बच्चा क्लास में है, अगर हम पेरेंट्स से उनकी शिकायत करेंगे कि आपका जो है बच्चा ऐसे कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है, तो क्लासरूम में जो है बच्चा टीचर के पास है और टीचर को जो है अपने स्किल्स इतने इंप्रूव करने कि बच्चा उनके साथ इंटरेक्ट कर सके, उनके साथ जुड़ सके, तो बच्चों उनके पेरेंट्स को बुलाकर शिकायत करने से तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। और लास्ट है मिली के व्यवहार के सामाजिकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्यों में संचालन करेंगी। हाँ बिल्कुल, उन्हें जो है कोशिश करेंगी कि इस तरीके की ग्रुप एक्टिविटीज हों जिसमें जो है वो उनके जो सोशलाइजेशन है, बिहेवियर में सोशलाइजेशन जो है इंक्लूड हो, कि वो सोशलाइज कर पाए, बच्चों से बात कर पाए, उससे जो है वो इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी जो चीजें हैं, वो जो चीजें शेयर नहीं कर रही हैं वो सबसे, और चाहे इंटरेक्टिव एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें भी इन्वॉल्व हो पाएंगे, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाता है। Which pedagogy of EES at primary level follows social constructivist approach? देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट पे हम बात कर चुके हैं पहले भी, जिसमें जो है बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करे अपनी नॉलेज। यहाँ पर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात की है, तो इनमें से बताइए कौन सा बेस्ट होगा। ए है इंक्लूजन ऑफ स्टोरीज, पोएम एंड रियल लाइफ डिस्क्रिप्शन इन टेक्स्ट बुक सो दैट डिफरेंट क्लासेस कैन फॉलो। यही बात सही है
कि इसमें जो है कहानी, कविताएं तथा वास्तविक जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करना और जिससे जो है विविध कक्षाओं का अनुसरण हो सके। तो बात बिल्कुल सही है कि इन सब चीजों को हमें शामिल करना है। रीड लाइव डिस्क्रिप्शन लिखा था, ये और ज्यादा जो है करेक्ट बनाता है इस ऑप्शन को। सेकंड है पाठों को सरल और मानक भाषा में प्रस्तुत करना। तो लेसन शुड बी प्रेजेंटेड इन सिंपल और स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है, ये जो है मानक भाषा और सरल भाषा वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, कि उसे जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में नहीं करना। सिंपल लैंग्वेज तो ठीक था, स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी साथ में ऐड कर दिया। थर्ड है लोकल लैंग्वेज। देखिए लोकल लैंग्वेज सबसे बेस्ट है, बच्चा जो है अपनी लैंग्वेज में बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, तो ये बेस्ट है। और फिर वोकैबुलरी शुड बी यूजेस एनहांस अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट या कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम स्थानीय भाषा और शब्दावली का प्रयोग करेंगे, तो इससे जो है बच्चा अटैच फील होगा और वो कंस्ट्रक्ट करने में और अच्छा होगा। उसके लिए जो भी जो है आप कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं, ये कंस्ट्रक्ट सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। और लास्ट है देयर शुड बी स्टेट लेवल। आप जो है आप स्टेट लेवल स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट करेंगे, यानी कि राज्य स्तर के मानकीकृत जो आकलन है उसको यूज करेंगे। तो ये जो है इसमें सही नहीं है, आप जो है ए और सी के साथ जाएंगे, ए और सी के साथ आप जो है ऑप्शन 1 पर जाएंगे, ऑप्शन 1 सही हो जाता है, जिसमें सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंदर आप जो है कहानी, कविताएं और वास्तविक जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करेंगे, जिससे जो है विविध कक्षाओं का अनुसरण हो सके। और वहीं जो है आप लोकल लैंग्वेज का यूज करेंगे और वहां की शब्दावली का यूज करेंगे। Which of the following not suitable approach for teaching EVS? अगर हमें जो है EVS पढ़ाना है यानी एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाना है, तो इनमें से कौन सी अप्रोच सही नहीं होगी। तो EVS में जो है हम कंस्ट्रक्ट करें बच्चा नॉलेज, खुद कर सीखे, जो है इसी तरीके के अप्रोच पर जाते हैं, और ये जो है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। तो अब इनमें से कौन सी नहीं है, देखिए भूमिका निभाना या रोल प्लेइंग करना, उसमें बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है खुद कर जो है। अगर गांधी जी का रोल कोई बच्चा निभा रहा है, तो गांधी जी की जो चीजें हैं उनको जो है एडमायर करेगा, तो यहाँ पर रोल प्ले करने से बिल्कुल बच्चा सीखेगा। फिर सर्वे कराना भी जो है EVS का ही एक पार्ट है, उसकी भी एक अप्रोच है। फील्ड ट्रिप्स जो है वो भी EVS से संबंधित है। और फिर इंटरेक्टिव टीचिंग भी संबंधित है। इंटरेक्टिव टीचिंग होगी तो बच्चा जो है उसमें इंटरेक्शन करेगा, बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है टीचिंग इंस्ट्रक्शन बाय लेक्चर। देखिए लेक्चर मेथड अगर आपको कहीं भी दिख जाता है, लेक्चर मेथड क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पर बच्चा पैसिव है। पैसिव यानी कि बच्चा कोई उत्तर नहीं दे रहा है, सिर्फ टीचर ही बात कर रहा है उनसे। तो टीचर ही बात करेगा तो वो जो है बच्चों के लिए जो है अच्छा मेथड नहीं है। तो इसीलिए जो है EVS में जो है एक जो है अच्छी अप्रोच नहीं है, सुटेबल अप्रोच नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है, केवल डी जो है वो सही हो जाता है इसमें। तो हमारा जो EVS के लिए सुटेबल अप्रोच कौन सी नहीं है, जो लेक्चर मेथड है। नेक्स्ट है ये है शीना। शीना जो है दृष्टि बाधित यानी कि जो है विजुअली इंपेयर्ड है, यानी कि वो देख नहीं पाती हैं। तो एंड टेक्स ग्रेट इंटरेस्ट, उनका जो है EVS में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और वो जो है पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए भ्रमण के लिए जा रहे हैं, यानी कि हिली एरियाज में आप जो है लेकर जा रहे हैं बच्चों को घुमाने के लिए। तथा शीना इस भ्रमण में जाना चाहती है। शीना भी जो है इसमें पार्ट लेना चाहती है, क्योंकि उन्हें EVS में बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। तो वो भी चाहती है कि उन्हें जो है जो हिली एरियाज में अगर ट्रिप जा रही है तो उन्हें भी ले जाया जाए। तो अब इस जो है विषय पर टीचर क्या करेंगे, टीचर क्या करेगी, यहाँ पर यही आपको बताना है कि क्या करना चाहिए टीचर को। आस्क हर पेरेंट्स टू डिस्करेज हर एज हिली एरियाज जो है रिस्की है। उसके जो पेरेंट्स हैं उनको बोलेंगे कि जो है उसे समझाएं कि हिली एरिया जो है बहुत ज्यादा रिस्की है, तो आपको उसे जो है जाना भेजना नहीं चाहिए या फिर उसे जाना नहीं चाहिए। तो ये जो है करेक्ट रीजन नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो है मन है और वो जो है EVS पसंद है कि वो तो सभी के लिए होने वाली है हिली एरियाज में जो है डेंजरस। तो पर वहां पर जो है साथ में टीचर्स होने वाले हैं, उनके ग्रुप्स होने वाले हैं बच्चों के, तो वो उसका ध्यान रखेंगे। तो ये जो है ऑप्शन गलत हो जाता है हमारा। एडवाइस हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू गो। अब जो है पेरेंट्स से टीचर बोले कि आप जो है अलाउ कर दीजिए, तो टीचर जो है डायरेक्ट इस तरीके से अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स ही अलाउ करेंगे बच्चे को कि उन्हें भेजना है नहीं भेजना। सबसे पहले तो पेरेंट्स करेंगे, तो आप उन्हें एडवाइस नहीं देंगे।
तो ये भी जो है गलत हो जाता है। रिक्वेस्ट अगर यहाँ पे वर्ड होता है कि रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके बच्चे का ईवीएस में बहुत इंटरेस्ट है तो और उसकी टेक केयर हम रखेंगे तो आप जो है भेज दीजिए, तो वो बात बिल्कुल सही होती है। यहाँ पे एडवाइस देना जो है रॉन्ग हो जाता है कि एडवाइस जो है वर्ड जो है नेगेटिव हो जाता है। वहीं थर्ड है असाइन हर बेस्ट फ्रेंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रिप। तो आप जो है उसकी जो सबसे अच्छी मित्र है उसको जिम्मेदारी क्या देंगे कि उसकी जो है यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसकी जो एक फ्रेंड वो आप जो है जो साथ में जो है फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ में जो अच्छे फ्रेंड होंगे वो उनका ध्यान रख सकती हैं, बिल्कुल बात सही है, ये किया जा सकता है। क्योंकि टीचर जो है अगर 40 बच्चों की ट्रिप जा रही है, 100 बच्चों की ट्रिप जा रही है, बच्चे एक बच्चे पर ध्यान नहीं रख सकते, पर उन्हें ग्रुप में या फिर उनके फ्रेंड सर्कल के साथ जो है रख सकते हैं कि आप इनका ध्यान रखें। तो ये बात बिल्कुल सही है। और मेक ग्रुप्स 4 to 6 स्टूडेंट एंड असाइन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द ट्रिप, जो ट्रिप से रिलेटेड ईच ग्रुप में। ये बात भी बिल्कुल सही है कि 4 से 6 बच्चों का आप ग्रुप बनाएंगे और उसमें जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे ताकि जो है इजीली जो है ट्रिप ऑर्गेनाइज हो सके। तो ये डी हमारा ऑप्शन सही हो गया। सी और डी जो है हमारा करेक्ट है, जो कि हमारे ऑप्शन 1 में है, वो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाता है। Which of the following is indicator of assessment related to इमोशनल एस्पेक्ट की बात की जा रही है, भावनात्मक पक्ष की, कि उसे असेस करने के लिए इनमें से कौन सा सही है। ऑब्जर्व करके जो है आप कर सकते हैं क्या इमोशनली, जो भावनात्मक पक्ष है इमोशनल एस्पेक्ट नहीं कर सकते। डिस्कस करके कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। डिस्कशन से भी आपको नहीं पता चलेगा, एक्सपेरिमेंटेशन से भी नहीं पता चलेगा। पर आप जो है जब साथ मिलकर कार्य करते हैं तो आपके अंदर जो है जब कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, जिसमें बच्चा जो है अपने एक समूह के साथ कार्य करता है, जिसमें जो है भावनात्मक पक्ष भी जो है असेस किया जा सकता है, उसमें जो है एक दूसरे के लिए जो है हेल्प करने का वाला नेचर भी आता है, और दूसरे की जो है अगर समस्या है किसी को उसकी जो हेल्प की जाती है, ये जो भावनात्मक पक्ष आता है साथ मिलकर काम करने से। तो लर्निंग टू वर्क टुगेदर में जो है आप इमोशनल एस्पेक्ट को भी असेस कर किया जा सकता है, बिल्कुल सही हो जाता है हमारा ऑप्शन 3। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए चाइल्ड आस्क मैनी प्रोबिंग क्वेश्चन इन ईवीएस क्लास, तो वो जो है इनमें से क्या इंप्रूव नहीं कर रहा है, विच स्किल इज नॉट इंप्रूविंग, तो उसकी कौन सी जो है कौशल जो है बेहतर नहीं आ रहा है या कर रहा है। देखिए लिसनिंग स्किल बिल्कुल होने वाली है, अगर वो क्वेश्चन पूछने के प्रयास कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है जो है, तो वो जो है लिसनिंग स्किल, तो क्योंकि फिर आंसर सुनने का भी ना उसका। फिर डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, डेमोन्स्ट्रेट तो यहाँ पर कुछ नहीं बात हो रही है, डेमोन्स्ट्रेशन की बात नहीं है, क्वेश्चन की बात हो रही है। बच्चा जो है क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन पूछने में डेमोन्स्ट्रेट तो नहीं कर रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड ये जो है ऑप्शन जो है गलत हो जाता है हमारा, कि ऑप्शन जो सेकंड है वो बिल्कुल इससे जो है रिलेट नहीं करता है। और यहाँ पर यही पूछा था कि कौन सा जो है रिलेट नहीं करता है, कौन सा क्वेश्चन जो है बेहतर नहीं कर रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर रहा है, डिस्कशन बिल्कुल कर रहा है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर जो उससे पता चल रहा है उससे रिलेटेड डिस्कशन करेगा, उससे समझने का प्रयास करेगा, तो डिस्कशन होगा, जाहिर है कि डिस्कशन होगा। क्रिटिकल थिंकिंग, अगर उसे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं वो और जो है रिपीटेटिव क्वेश्चन कर रहा है वो, उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, अगर बच्चा क्वेश्चन के बाद जो है उसे जो समझ में आया उसके बाद रिवर्ट क्वेश्चन कर रहा है, तो क्रिटिकल थिंकिंग जरूर है कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो है जाहिर है कि वो जो है वो भी जो है इंप्रूव हो रही होगी। तो इंप्रूव क्या नहीं हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल की बात बिल्कुल नहीं हो रही यहाँ पर, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होता है। तो ये जो है हमारी आज की क्लास थी। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, आपके साथ जो भी सहपाठी पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करें हमारी सीटेट की वीडियोस, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और वो भी पेपर अपना क्रैक कर सके, अपने 90 मार्क्स ला सके, ताकि जो है आगे वो जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनमें जो है पार्टिसिपेट कर पाए और अपनी जॉब ले सके। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।